नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपकी अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज RO का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। महिला समृद्धि योजना 1993 में लागू हुई, ये बात सही है। महिला स्वशक्ति योजना 1998 में लागू हुई, ये भी बात सही है। महिला साम्राज्य योजना 1989 ईस्वी में लागू हुई, ये भी बात सही है। और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में नहीं 2018 में लागू हुई है। ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं हैं और यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना कौन सी मॉडल पर आधारित थी वो है। तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये अशोक मॉडल पर आधारित थी। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग की स्थापना हुई और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। इस प्रकार योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। जो योजना आयोग है, योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय योजना का संचालन किया जाता था और पंचवर्षीय योजना में सरकार 5 वर्ष का मॉडल तैयार करती थी और उस पर अपना कार्य करती थी और पंचवर्षीय योजना के अंत में इसका आकलन किया जाता था कि जितना लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई है। और जो योजना आयोग है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इस प्रकार नीति आयोग के पहले अध्यक्ष PM मोदी थे और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा स्रोत किस क्षेत्र में है। जो सेवा क्षेत्र है तो आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार सेवा क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 53% था। कृषि क्षेत्र का योगदान 18.8% था और औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 28.2% था। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सर्विस सेक्टर आता है, यानी कि जितनी भी नौकरियां हैं जैसे शिक्षा, मेडिकल, परिवहन, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित चीजें जैसे कुक्कुट पालन, पशुपालन, मछली पालन, उत्खनन, ये सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग से संबंधित सारी चीजें आती हैं जैसे कपड़ा उद्योग, लौह उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये जितने भी सारे उद्योग हैं ये सब औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार जो ऑप्शन ये है सेवा क्षेत्र, इसका योगदान भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है, तो ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। 1 से 2 हेक्टेयर जोत वाले किसान को लघु किसान कहते हैं। लघु किसान कहते हैं। और जो 1 हेक्टेयर से कम, जो 1 हेक्टेयर से कम वाला किसान है उसे सीमांत किसान कहते हैं। और 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के मध्य जिस किसान के पास है उसे अर्ध मध्यम किसान कहते हैं। अर्ध मध्यम किसान कहते हैं।
और 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के मध्य वाले किसान को मध्यम किसान कहते हैं या मध्यम कृषक कहते हैं। और जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है उसे बृहद या बड़ा जोत वाला किसान कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे लघु कृषक के नाम से जाना जाता है। इसे रिपीट कर लेते हैं। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसे सीमांत कृषक कहते हैं। जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि है उसे लघु कृषक कहते हैं। जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक भूमि है उसे अर्ध मध्यम किसान कहते हैं। जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक भूमि है उसे जो है मध्यम कृषक कहते हैं। जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है उसे बड़ा कृषक या वृहद कृषक कहते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है। जो छोटे उद्यम हैं, छोटे उद्यम का जो सूक्ष्म उद्यम है, सूक्ष्म उद्यम का जो विनियोग है वो 1 करोड़ होता है और जो वार्षिक टर्नओवर है वो 5 करोड़ का होता है। जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग का जो विनियोग है, लघु उद्योग का विनियोग 1 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य होता है और इसका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ तक होता है। जो मध्यम उद्योग है, मध्यम उद्योग का विनियोग 10 करोड़ से 50 करोड़ तक होता है और जो वार्षिक टर्नओवर है मध्यम उद्योग का वो 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक होता है। तो इसमें पूछ रहा है जिसका विनियोग 1 करोड़ है और जिसका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ है उसे किस उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। तो सूक्ष्म उद्योग का जो विनियोग होता है वो 1 करोड़ होता है और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए का होता है। तो ऑप्शन सी सही है, सूक्ष्म उद्योग। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, नहीं ये बात गलत है। दोनों बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हों, ये बात सही है कि जब दोनों बल्ब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो अधिक रोशनी मिलेगी बल्ब से। इसमें कह रहा है 1 में अधिक मिलेगी या 2 में अधिक मिलेगी, तो ऑप्शन जो कथन दूसरा है ये सही है, तो ऑप्शन बी सही है, 2 में अधिक मिलेगी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। जो सल्फर होता है ये सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। तो सड़ते हुए वनस्पति एवं जो पशु पदार्थ होते हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक के मुख्य स्रोत हैं, ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो लीवर होता है ये जब जो शरीर होता है, शरीर में जब ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक हो जाता है तब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत संग्रहित कर लेता है और जब व्यक्ति खाना नहीं खाता है तब ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। तो जो यकृत होता है ये ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करके जो शरीर होता है उसकी भूख मिटाता है और धीरे धीरे जब व्यक्ति 10 दिनों तक खाना नहीं खाएगा तो जो यकृत के पास ग्लाइकोजन होता है ग्लूकोज का परिवर्तित रूप, वो धीरे धीरे ग्लूकोज में परिवर्तित होके यकृत शरीर को दे देता है, तो यकृत के पास भी ग्लाइकोजन जो होता है वो समाप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार लीवर में भी ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो इसमें है ऑप्शन, लीवर में ग्लूकोज के स्तर कम होता है। हाँ, ये बात सही है कि लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होता है। ऑप्शन ये सही है। जो लीवर होता है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और लीवर के द्वारा पित्त स्राव होता है और लीवर के निचले भाग में पित्त थैली होती है, उसी में जो पित्त रस होता है वो इकट्ठा होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर रेशम। टसर कीट के द्वारा होता है। टसर कीटों के द्वारा टसर रेशम उत्पादन होता है। गोसामर रेशम मकड़ियों के द्वारा होता है। मकड़ियों के द्वारा गोसामर रेशम का उत्पादन किया जाता है। मूंगा रेशम का उत्पादन मूंगा कीटों के द्वारा किया जाता है। जो मूंगा कीट होते हैं मूंगा रेशम का उत्पादन करते हैं और मूंगा रेशम उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। अहिंसा रेशम, जो अहिंसा रेशम होता है इसमें कीटों को बिना मारे रेशम प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे अहिंसा रेशम कहते हैं। और अहिंसा रेशम उत्पादन में झारखंड लोकप्रिय स्थान रखता है। तो ऑप्शन बी सही है। पूछ रहा है मकड़ियों द्वारा किस रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो गोसामर रेशम का उत्पादन किया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? केला कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्रोत है और केला में मैलिक एसिड पाया जाता है जो सेब में पाया जाता है। दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दाल है। और मछली में ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 पाया जाता है। जो अंडा होता है, अंडा आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पार्ट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? जो निजामाबाद है, निजामाबाद में काली मिट्टी से बर्तन अथवा ब्लैक पार्ट्री के लिए 2015 में जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग जो अधिनियम है, जीआई टैग जो अधिनियम है ये 1999 ईस्वी में आया और 2003 में लागू हुआ। 2003 में लागू हुआ और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को दिया गया। जीआई टैग 10 वर्षों का होता है। जीआई टैग 10 वर्षों का होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। जीआई टैग का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से जैविक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये बात सही है। लहुरा देव है जो संत कबीर नगर जिले में स्थित है और लहुरा देव से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से। अगला कथन कहता है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। ये बात गलत है। केवल कथन एक सही है। तो कह रहा है कि केवल एक सही या केवल दो सही या दोनों सही। तो केवल दो सही है। केवल एक सही है। केवल एक सही है। ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? मिर्जापुर जनपद में अमित शाह के द्वारा
गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मिर्जापुर जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा की शुरुआत की गई। पहली केबल कार सेवा की शुरुआत मिर्जापुर में की गई गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर लोकगीत है और यहाँ पर गायन का अवसर है कि किस अवसर पे कौन सा लोकगीत गाया जाता है। जो चैती है ये मौसमी गीत है, चैत्र महीना होता है उसी से संबंधित है, तो ये चैत्र के महीने में गाया जाता है चैती गीत, इसलिए ये मौसमी गीत है। कजरी गीत विवाह एवं मौसमी गीत है। जो कजरी गीत होता है ये मिर्जापुर क्षेत्र में गाया जाता है। रसिया है ये ब्रज का लोकगीत है। और सोहर एक संस्कार गायन है, जैसे मुंडन हुआ, विवाह हुआ, इसमें गाया जाता है, तो सोहर एक संस्कार गीत है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने जनपद स्थित थे। तो 16 महाजनपद थे, उसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। जो 16 महाजनपद हैं इनका उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। और एक दूसरा ग्रंथ है जो अंगुत्तर निकाय है, ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। और एक है भगवती सूत्र। जो भगवती सूत्र है ये जैन ग्रंथ है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख 2 ग्रंथों में मिलता है, एक अंगुत्तर निकाय में और दूसरा भगवती सूत्र में। जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो भगवती सूत्र है ये जैन धर्म से संबंधित है। 16 महाजनपद में से कौन से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। तो काशी, कोसल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। जो काशी है ये वर्तमान वाराणसी क्षेत्र है, कोसल अवध क्षेत्र है, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, और मल्ल पूर्वी उत्तर प्रदेश देवरिया जिला से संबंधित है वर्तमान में। जो चेदी है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और वत्स प्रयागराज जो बांदा जिला है उससे संबंधित है, और कुरु क्षेत्र दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र है वर्तमान में। पांचाल क्षेत्र रुहेलखंड से संबंधित है, और सूरसेन जो क्षेत्र है वो ब्रज मंडल से संबंधित है, और सूरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा थी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है। चावल उत्पादन में चाइना विश्व में प्रथम स्थान है, और जो भारत है ये विश्व में दूसरा स्थान है इसका चावल उत्पादन में। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिमी बंगाल में होता है, और दूसरे नंबर पर चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। जो चावल का आयात है वो सबसे अधिक चीन करता है। चीन चावल का सबसे अधिक आयात करता है, और चावल का सबसे अधिक निर्यात भारत करता है। तो पूछ रहा है विश्व में प्रथम स्थान पर चावल उत्पादन में कौन है, तो चीन देश है। ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है। तो चीन देश में विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, और भारत गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और गेहूं का जो सबसे अधिक निर्यात है वो रूस देश करता है। गेहूं का सबसे अधिक निर्यात रूस देश करता है, और सबसे अधिक जो आयात है ये इंडोनेशिया करता है, इंडोनेशिया करता है। और भारत में सबसे जो अधिक गेहूं है ये उत्तर प्रदेश में होता है, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है। तो अमेरिका में
मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है और मैक्सिको में मक्का अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चाय का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है? जो चाय का उत्पादन है वो किस देश में सबसे अधिक होता है? तो चीन में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत चाय उत्पादन में दूसरा स्थान है और भारत में सबसे अधिक चाय असम में होती है। भारत में सबसे अधिक चाय असम में होती है। इस प्रकार ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अपडेट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।